दोस्तों नमस्कार। पुस्तक है 21वीं सदी का व्यवसाय, भाग नंबर 2 और अध्याय नंबर है 15। टाइटल है संपत्ति सेवन, वास्तविक दौलत निर्माण की कार्यप्रणाली। स्वाधीनता का घोषणा पत्र जिन लोगों ने तैयार किया था उनमें थॉमस जेफरसन और जॉन एडम्स शामिल थे। दोनों आजीवन बेहतरीन मित्र रहे। हालांकि कई बार उनमें मतभेद भी हुए, बहुत गंभीर मतभेद। उनका स्वभाव एक दूसरे से बहुत अलग था और एक समय तो दोनों कटु राजनीतिक प्रतिद्वंदी बन गए तथा कई मुद्दों पर एक दूसरे का विरोध करने लगे। वर्षों तक दूसरे और तीसरे अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने आपस में बातचीत नहीं की, लेकिन अंततः बाद के वर्षों में उनमें सुलह हो गई और उनका लंबा पत्राचार अब अमेरिकी साहित्य का एक संग्रहणीय खजाना है। संयोग से उन दोनों की मृत्यु एक ही दिन 4 जुलाई 1826 को हुई, स्वाधीनता के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के ठीक 50 साल बाद, जिसे उन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन के साथ लिखा था। इन दोनों के बारे में एक और अजीब तथ्य है, दौलत से उनका संबंध। जेफरसन वर्जीनिया के सामंती जमींदार थे और उनके पास हजारों एकड़ की जायदाद थी। दूसरी ओर एडम्स काफ़ी गरीब किसान परिवार में पैदा हुए थे और मैसाचुसेट्स में वकील बने थे। लंबे जीवन काल में उनके पास कभी ज़्यादा दौलत नहीं रही। बहरहाल जिस दिन उन दोनों की मृत्यु हुई उस दिन एडम्स के पास लगभग $1,00,000 की संपत्ति थी, जबकि जेफरसन पर लगभग $1,00,000 का कर्ज था। दौलत का अर्थ धन नहीं है। दौलत आमदनी के आकार से नहीं नापी जाती, दौलत तो समय से नापी जाती है। जेफरसन के पास पैसा था, जायदाद थी, लेकिन यह सब उनकी उंगलियों से धीरे धीरे फिसलती चली गई। एडम्स के पास कभी ज़्यादा पैसा नहीं रहा और वे जीवन भर सादगी से जिए, लेकिन दौलत बनाने पर उनकी मजबूत पकड़ थी। यह पुस्तक लिखने का एक केंद्रीय कारण यह सुनिश्चित करना है कि आप पैसे और दौलत के बीच के अति महत्वपूर्ण फ़र्क को समझें। करोड़ों डॉलर की लॉटरी जीतने वाले अधिकांश लोग 3 साल बाद दिवालिया क्यों हो जाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भले ही उन्हें अचानक ढेर सारा पैसा मिल गया था, लेकिन वे दौलत की अवधारणा को नहीं समझते थे। दौलत का अर्थ धन नहीं है। दौलत आमदनी के आकार से नहीं नापी जाती, दौलत तो समय से नापी जाती है। अगर मेरे पास बचत के नाम पर सिर्फ $1,000 जमा है और मेरे जीवन यापन का खर्च $100 प्रतिदिन है, तो मेरी दौलत 10 दिनों के बराबर है। दौलत यह बताने वाली सामर्थ्य है कि आप भविष्य में कितने दिनों तक अपना अस्तित्व बचा सकते हैं। खुद से पूछें, यदि आज काम करना छोड़ दूं तो आर्थिक दृष्टि से मैं कितने समय तक बचा रह सकता हूं? आपका जो भी जवाब हो वही इस पल आपकी दौलत है। आइए हम इस परिभाषा को थोड़ा गहरा कर लेते हैं। दौलत का पैमाना यह है कि आप अपने वर्तमान स्तर की जीवन शैली को भविष्य में कितने दिनों तक कायम रख सकते हैं, यानी आप में जीवन शैली के उस स्तर पर कितने दिनों तक जीवित रहने की क्षमता है। अमीर लोग ज़्यादा अमीर बन जाते हैं। इसका एक कारण यह है कि अमीर लोग एक अलग प्रकार के पैसे के लिए काम करते हैं। वे आमदनी उत्पन्न करने के लिए काम नहीं करते, वे तो दौलत बनाने के लिए काम करते हैं। दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय के सबसे गहन जीवन मूल्यों में से एक, जिसे इस व्यवसाय को देखने वाले अधिसंख्य लोग नहीं समझ पाते हैं, यह है कि यह व्यक्तिगत दौलत निर्माण का इंजन है। यह व्यक्तिगत दौलत निर्माण का इंजन है। हेडिंग: वित्तीय स्वतंत्रता पाने के लिए मेरा 4 कदमों का सरल मार्ग। किम और मैं जीवन में जल्द ही रिटायर हो गए थे। नौकरियों के बिना, सरकारी सहायता के बिना और स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में किसी तरह के निवेश के बिना। हमने स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में निवेश क्यों नहीं किया? क्योंकि हम उन्हें बहुत जोखिम भरे निवेश मानते थे। मेरी राय में म्यूचुअल फंड्स सर्वाधिक जोखिम भरे निवेशों में से एक है। जवानी में अमीर बनकर रिटायर होने के लिए किम और मैंने 4 कदमों की सरल योजना पर अमल किया। इस काम में हमें 9 साल का समय लगा। 1985 से 1994 तक हमने शून्य से शुरुआत की और आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होकर रिटायर हो गए, स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में बिल्कुल भी निवेश किए बिना। यह योजना इस तरह है: एक व्यवसाय बनाएं,
अपने व्यवसाय में दोबारा निवेश करें, रियल एस्टेट में निवेश करें। अपनी संपत्तियों को विलासिता के सामान खरीदने दें। आइए देखते हैं यह श्रृंखला किस तरह काम करती है। नंबर 1, एक व्यवसाय बनाएं। व्यवसाय या कंपनी बनाकर आप बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। यही नहीं, अमेरिका के कर कानून उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक हैं जो अपनी आमदनी बी क्वाड्रेंट से कमाते हैं। दूसरी ओर, कर कानून उन लोगों को सज़ा देते हैं जो ई क्वाड्रेंट में कमाई करते हैं। कोई भी व्यवसाय किसी बच्चे की तरह होता है, उसे बढ़ने के लिए समय की ज़रूरत होती है। किसी भी व्यवसाय को ज़मीन से उठने में आमतौर पर 5 साल का समय लगता है। हालांकि कई बार इसमें कम समय लग सकता है और निश्चित रूप से ज़्यादा समय तो लग ही सकता है। नंबर 2, अपने व्यवसाय में दोबारा निवेश करें। इस प्रक्रिया की कुंजी यह है कि आप अपने व्यवसाय का इस्तेमाल जीवन यापन की आमदनी के मूलभूत स्रोत के रूप में नहीं करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में नए उतरने वाले बहुत से लोग यह गलती कर बैठते हैं। जैसे ही वे अपने नए व्यवसाय से आमदनी की धारा उत्पन्न होते देखते हैं, वे उस नई आमदनी से अपनी आजीविका के खर्च को बढ़ा लेते हैं। दूसरी कार खरीदना, ज़्यादा बड़ा मकान खरीदना, महंगी छुट्टियां मनाना आदि। लोग ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए नहीं क्योंकि वे मूर्ख होते हैं। मैंने बहुत बुद्धिमान और जानकार लोगों को भी इस राह पर चलते देखा है। वे इसे एक कारण से करते हैं और सिर्फ एक ही कारण से करते हैं। वे अब भी ई क्वाड्रेंट में ही जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं और सोच रहे हैं। यदि आप दौलत बनाना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग को एक रेखा चित्र के बाएं हाथ वाले हिस्से से निकालकर बी और आई के संदर्भ में सोचना शुरू करना होगा। सबसे पहली बात, अपनी दिन की नौकरी करते रहें। आपका लक्ष्य नौकरी के स्थान पर व्यवसाय करना नहीं है। इस तरह तो आप अपने व्यवसाय को ही नई नौकरी मान बैठेंगे। इस तरह आप कभी दौलत नहीं बना पाएंगे। इसके बजाय एक बार जब आपका नया व्यवसाय थोड़ा पैसा बनाने लगे तो सीधे कदम 2 पर पहुंच जाएं। उस व्यवसाय में अपनी नई आमदनी का दोबारा निवेश करें ताकि वह और ज़्यादा बढ़ सके। लेकिन मैं अपनी दिन की नौकरी नहीं करना चाहता, मुझे वहाँ काम करने से नफरत है। क्या यही असल मुद्दा नहीं है? मैं कर्मचारी के रूप में काम नहीं करना चाहता। बहुत सारे लोग किसी भी व्यवसाय में भारी दौलत सिर्फ इसलिए हासिल नहीं कर पाते क्योंकि वे आमदनी का व्यवसाय में लगाकर निवेश नहीं करते। आपकी बात वाजिब है। आप ई क्वाड्रेंट से बाहर निकलना चाहते हैं और उस नौकरी को लात मारना चाहते हैं। शायद आप उस नौकरी से नफरत करते हैं, या फिर शायद आप उन बहुत से प्रोफेशनल्स जैसे हो सकते हैं जिनसे मैं मिला हूँ। उन्हें अपने काम से तो प्रेम है, लेकिन इस तथ्य से नहीं है कि उन्हें वही काम हर सप्ताह 40, 50 या 8 घंटे तक करते रहना पड़ता है। कारण चाहे जो हो, कठोर सच्चाई यही है। यदि आप अपने जीवन यापन के मासिक खर्च के लिए नए व्यवसाय से मिलने वाली सारी आमदनी खर्च कर देते हैं तो आप व्यवसाय खड़ा नहीं कर रहे। आप तो दरअसल एक दूसरी नौकरी कर रहे हैं। अपने व्यवसाय को खड़ा करने के लिए व्यवसाय का सच्चा मालिक निवेश करना और दोबारा निवेश करना कभी नहीं छोड़ता। बहुत सारे लोग किसी भी व्यवसाय में भारी दौलत सिर्फ इसलिए प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि वे अपनी आमदनी का व्यवसाय में लगाकर निवेश नहीं करते। तो नेटवर्क मार्केटिंग में यह कैसे किया जा सकता है? पारंपरिक कंपनियां दोबारा निवेश करने के लिए कई काम करती हैं, जैसे नया वेयर हाउस बनाना, राष्ट्रव्यापी विज्ञापनों पर पैसे खर्च करना, नई प्रोडक्ट लाइन्स विकसित करना या नए वितरण मार्ग खरीदना। लेकिन नेटवर्क मार्केटर के रूप में आपको इन चीज़ों पर खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है पड़ती। ये सभी निवेश नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आपके लिए स्वयं कर देती है। तो फिर आप अपने व्यवसाय में दोबारा निवेश कैसे करें? निश्चित रूप से कुछ ऐसी जगहें हैं जहां आप समझदारी से थोड़े पैसे का निवेश कर सकते हैं। आप खुद को प्रशिक्षित और शिक्षित करने में निवेश कर सकते हैं। दूसरे शहरों में अपने बढ़ते नेटवर्क को सहारा देने के लिए यात्राओं में निवेश कर सकते हैं, या फिर व्यावसायिक सफलता में मददगार प्रचारक व शैक्षणिक संसाधनों पर खर्च कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर मामलों में नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें सबसे बड़ा पूंजी निवेश आपके धन का नहीं बल्कि आपके समय और प्रयास का होता है।
इसका मतलब है कि नेटवर्क से होने वाली आमदनी का अधिकांश हिस्सा आपके पास बच जाता है। इस शेष पैसे से आप दौलत बनाने की गंभीर प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। गौर करें, मैंने दौलत बनाने की कहा है, दौलत गंवाने की नहीं कहा है। वह गलती न करें जो मैंने बहुत से लोगों को करते देखा है। कमीशन में मिलने वाले चेक को ज़्यादा बड़ी कार या मकान पर खर्च ना कर दें। कमीशन से मिलने वाला सारा पैसा अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाने में ना उड़ा लें। अपने नए व्यवसाय से होने वाली आमदनी का अपमान न करें और उसे जमीन में ज़्यादा बड़े गड्ढे खोदकर उनमें न डालें। इसके साथ उतने ही सम्मान से पेश आएं जितने की ये हकदार है। इसका निवेश करें। तीसरा, हेडिंग रियल एस्टेट में निवेश करें। जब आपकी व्यावसायिक आमदनी बढ़ने लगती है तो आप उस अतिरिक्त आमदनी से रियल एस्टेट यानी ज़मीन जायदाद खरीदते हैं। आपने गौर किया होगा कि मैंने इस योजना में म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक पोर्टफोलियो या अन्य पेपर एसेट्स को शामिल नहीं किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भले ही इन संपत्तियों को बनाना सबसे आसान होता है, आपको उन्हें बस खरीदना भर होता है, लेकिन स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना बहुत जोखिम भरा होता है। मुनाफे पर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है और निवेश में जोखिम को कम करने के लिए वित्तीय शिक्षा की जरूरत होती है। यहाँ विचार यह है कि आप अपनी अतिरिक्त आमदनी का उपयोग इस तरह करें ताकि आमदनी उत्पन्न करने वाली एक संपत्ति बन जाए। वैसे तो आमदनी प्रदान करने वाली कई प्रकार की संपत्तियाँ होती हैं, लेकिन मैं 2 खास कारणों से रियल एस्टेट की सबसे ज़्यादा सलाह देता हूँ। पहला कारण, कर कानून रियल एस्टेट में निवेश करने वाले व्यवसाय मालिकों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए बनाए जाते हैं। दूसरा कारण, आपका बैंकर रियल एस्टेट खरीदने के लिए आपको खुशी खुशी कर्ज दे देगा। दूसरी ओर म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक खरीदने के लिए 6.5% की दर से 30 साल का लोन मंगाकर देखें। वह आपकी खिल्ली उड़ाते हुए आपको बैंक से बाहर निकाल देगा। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, जब किराया चुकाने के ही पैसे मुश्किल से निकल पाते हैं तो मैं रियल एस्टेट कैसे खरीद सकता हूँ? अच्छा सवाल है। आप नहीं खरीद सकते, यानी तब तक नहीं खरीद सकते जब तक कि आपके पास अतिरिक्त पैसा ना आ जाए। इसीलिए यह कदम व्यवसाय खड़ा करने और उसके विकास में दोबारा निवेश करने के बाद आता है, ताकि आपके पास अतिरिक्त नकद पैसा रहे। लेकिन मुझे अपना मतलब पूरी तरह स्पष्ट करने की अनुमति दें। जब मैं कहता हूँ रियल एस्टेट में निवेश करें तो कई बार गलतफहमी हो जाती है, क्योंकि कई लोग इस बात को समझते ही नहीं हैं कि रियल एस्टेट संपत्ति के रूप में कैसे काम करती है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि रियल एस्टेट से मुनाफा कमाने का एक ही तरीका है, किसी कीमत पर जायदाद खरीदना और फिर ज़्यादा ऊंची कीमत पर उसे बेच देना, या तो थोड़े सुधार के बाद फटाफट या फिर कुछ समय बाद। गलत। यह तो गाय को खरीदकर उसे किसी कसाई को बेचने जैसा है। आपको तो यह चाहिए कि आप गाय खरीदें और उसे हमेशा के लिए अपने पास रखें ताकि आप उसका दूध बेच सकें। रियल एस्टेट खरीदने का उद्देश्य इसे बेचना नहीं है। इसका उद्देश्य तो आमदनी उत्पन्न करने वाली संपत्ति बनाना है। इसे अच्छी तरह सीखने में समय, शिक्षा, अनुभव और धन की ज़रूरत होती है। किसी भी नई चीज़ की तरह ही इसे सीखने में भी कुछ गलतियां आसानी से हो जाती हैं, और रियल एस्टेट की गलतियां ख़ास तौर पर जायदाद के प्रबंधन में बहुत महंगी साबित हो सकती है। जब तक कि आपके पास अतिरिक्त नियमित आमदनी और कर लाभ ना हो, जो बी क्वाड्रेंट के बिजनेस में होते हैं, तब तक रियल एस्टेट या तो ज़रूरत से ज़्यादा जोखिम भरा या फिर ज़रूरत से ज़्यादा धीमा है। कई लोग रियल एस्टेट में सिर्फ इसलिए अमीर नहीं बन पाते हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा नकद पैसा नहीं होता। सच तो यह है कि रियल एस्टेट के सर्वश्रेष्ठ सौदे आमतौर पर बड़ी धनराशियों के होते हैं। यदि आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो आपको सिर्फ वही रियल एस्टेट सौदे मिल सकते हैं जिन्हें असली दौलतमंद लोग ठुकरा चुके हैं। इतने सारे लोग बिना डाउन पेमेंट वाले निवेश की खोज इसीलिए करते हैं क्योंकि उनके पास कोई डाउन पेमेंट होता ही नहीं है। जब तक कि आप सचमुच अनुभवी न हों और आपके पास वक्त ज़रूरत के लिए बहुत सारा नकद पैसा न हो, तब तक बिना डाउन पेमेंट का निवेश आपके जीवन का सबसे महंगा निवेश हो सकता है। चौथा नंबर, आमदनी संपत्तियों को विलासिता के सामान खरीदने दें। अपनी संपत्तियों को विलासिता के सामान खरीदने दें।
हमारे संघर्ष के दौर के बाद एक ऐसा समय आया जब हम ज़्यादा बड़ा मकान खरीद सकते थे, लेकिन इसके बावजूद कई वर्षों तक किम और मैं एक छोटे से मकान में रहते रहे, जिसकी मासिक किस्त लगभग $400 थी। हम ज़्यादा महंगी कारें खरीद सकते थे, लेकिन इसके बावजूद हम लंबे समय तक सामान्य कारें ही चलाते रहे। ऐसा क्यों? वह इसलिए क्योंकि इस दौरान हम अपनी अतिरिक्त आमदनी से अपना व्यवसाय खड़ा कर रहे थे और रियल एस्टेट में निवेश कर रहे थे। आज हम एक बड़े घर में रहते हैं और हम दोनों के पास कुल मिलाकर 6 आलीशान कारें हैं, लेकिन वह मकान या कारें हमने नहीं खरीदी हैं, उन्हें तो हमारी संपत्तियों ने खरीदा है। हम तो सिर्फ उनका आनंद लेते हैं। जब मैं विलासिता के सामान कहता हूँ तो यह ज़रूरी नहीं है कि यह किसी तरह की फिजूल खर्ची या दिखावटी चीज़ ही हो। यह तो कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ हो सकती है जिसे आप चाहते हों और जिसका आप आनंद लेते हों, लेकिन वह आपकी ज़रूरत से परे हो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। किसी ऐसे परिचित के बारे में सोचें जो आजीविका की खातिर काम करता है, लेकिन उसे यह नौकरी कतई पसंद नहीं है। अगर आप उससे कहते हैं, सुनो, अगर तुम्हें अपनी नौकरी पसंद नहीं है तो छोड़ क्यों नहीं देते, तो इसके जवाब में वह क्या कहेगा? मैं तो इसे कब से छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास यह विलासिता नहीं है। सही बात है। कई लोगों के लिए नौकरी छोड़ना ही वह अब पहली विलासिता है जो वे चाहते हैं। आप वह विलासिता कैसे पा सकते हैं? उसी तरह जिस तरह किसी दूसरी विलासिता को पाते हैं। आप अपने व्यवसाय और अपनी रियल एस्टेट संपत्तियों से होने वाली आमदनी से उसे खरीदते हैं। जाहिर है, इसके लिए आपको इतनी बड़ी संपत्तियां बनानी होंगी ताकि वे आपको आपकी मनचाही चीज़ खरीद कर दे सकें। आपने देखा यह कैसे काम करता है? आप अपनी विलासिता की वस्तुएं खरीदने के लिए अपनी आमदनी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप तो इसका इस्तेमाल संपत्ति बनाने के लिए करते हैं, अपना व्यवसाय तथा रियल एस्टेट निवेश। और जब वे पर्याप्त बड़े हो जाते हैं तो आप उन्हें अपने लिए विलासिता का सामान खरीदने की अनुमति दे देते हैं और ये हमें सपनों की ओर ले जाता है। दोस्तों, आज का 15वां अध्याय वास्तविक दौलत निर्माण की कार्यप्रणाली यहीं पर पूरा होता है। जय हिंद फ्रेंड्स।